Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis for 2 days, 28th February and 1 March. So अभी complete for 2 days analysis. हम पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी पहली न्यूज़ है इंश्योर सप्लाई फॉर ट्रीटेड वाटर टू पब्लिक पार्क्स। तो अभी एनजीटी ने डायरेक्शन दिया है कि ट्रीटेड वाटर जो आता है, जब हम पानी को, जैसे आपको पता है एसटीपी प्लांट होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, या बहुत सारे जो वाटर को दोबारा से सही करके पानी बेचते हैं, तो एनजीटी बोली कि ऐसे पानी का आप यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे पानी का यूज़ आप पब्लिक पार्क्स में कर सकते हैं, तो आप यूज़ करिए। अपने काम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एनजीटी। तो याद रखना है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका मेन काम क्या है? जो भी नेचर से रिलेटेड केस होते हैं वो एनजीटी के पास जाते हैं और एनजीटी को विद इन 6 मंथ, याद रखिएगा, विद इन 6 मंथ्स उसका फैसला करना होता है। पहली चीज ये। एनजीटी बनी कैसे है? तो एनजीटी का एक्ट था, एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 से एनजीटी का फॉर्म हुआ है। एक चीज तो ये हो गई। फिर एनजीटी क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है? तो याद रखिएगा जो ये एनजीटी है ये एक रिजोल्यूशन से बनी थी, पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन से एनजीटी का गठन हुआ है। एनजीटी सारे केसेस देखती है, केवल 2 केसेस नहीं देखती है, याद रखिएगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये 2000 का 10 का या 5 का केस है शायद, आई थिंक, मेरे को एग्जैक्ट ईयर ध्यान नहीं है, लेकिन ये 2 हैं, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये एनजीटी ये 2 केस नहीं देखती है, इससे रिलेटेड अगर कोई केस होगा तो एनजीटी नहीं देखेगी, बाकी सारे केस जो है वो एनजीटी देखती है। तो ये तो हो गया अपना क्या क्या एनजीटी देखती है क्या नहीं देखती है। और एनजीटी से, हाँ, इंडिया के पहली कंट्री है जिसने एनजीटी बनाया? तो नहीं, पहली कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, दूसरी कंट्री है न्यूजीलैंड। इंडिया जो थर्ड कंट्री है जिसने एनजीटी का गठन किया, मतलब नेचर से रिलेटेड कोई ट्रिब्यूनल का गठन किया। और इसमें कितने मेंबर होते हैं? तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 मेंबर हो सकते हैं टोटल, जुडिशियल भी और जो एक्सपर्ट होते हैं उन सबको मिला के कम से कम 20 मेंबर होते हैं। इसको चूज कौन करता है, इसके हेड को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस सीजीआई, ये दोनों सलाह मशवरा करके और इसके हेड को चूज करते हैं। तो जो भी सवाल बन सकते थे रिगार्डिंग एनजीटी वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक रिजोल्यूशन वाला, कि ये रिजोल्यूशन के थ्रू बनी है, क्योंकि ये यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछा जा चुका है। और ये 2 एक्ट कि इनको ये कवर नहीं करती है। फॉरेस्ट एक्ट को हम और क्या बोलते हैं? तो शेड्यूल ड्वेलर्स एक्ट करके और बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब एंड ड्वेलर्स एक्ट करके बोलते हैं, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट का ही नाम है। अगर आप देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, फॉरेस्ट राइट एक्ट को हम शेड्यूल ड्वेलर्स एक्ट भी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल जानकारी दे दी है, इतना आपके काम की है नहीं, जिसको जो लगता है वो इंपॉर्टेंट नोट कर ले। आगे चलते हैं। पोलिंग कट बाय 1 आवर इन पार्ट्स ऑफ केरला। अब ये इलेक्शन होने वाला, अपने किसी काम का नहीं, अपने काम का ये है। पोस्टल बैलेट फॉर एसेंशियल वर्कर्स 2। तो मैंने आपको कल बताया था कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। पोस्टल बैलेट होता है लिखित चिट्ठी डाल के मतलब बताना कि हम इसको वोट करना चाहते हैं। तो अभी जब इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी लॉ मिनिस्ट्री उससे ये परमिशन मानी थी, जो हमारे एनआरआई लोग हैं उनको भी हम पोस्टल बैलेट के थ्रू अनिवार्य कर दें, तो लॉ मिनिस्ट्री ने मना कर दिया कि नहीं होगा। लेकिन इसेंशियल सर्वर्स जो वर्कर्स हैं, इसेंशियल सर्वर्स में आपको उस दिन भी बता रहा था, जो भी लोग सरकारी प्राइवेट जो भी इलेक्शन के समय ड्यूटी निभाते हैं दूसरे राज्य में जाके या अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, उनको पोस्टल बैलेट की परमिशन दी गई है। तो कौन कौन आते हैं इसमें? तो याद रखेंगे, एक तो पुलिस आती है, जर्नलिस्ट आते हैं, इलेक्शन चीफ इलेक्टोरल सब आते हैं। तो जो भी लोग हैं वो इसमें आते हैं पोस्टल बैलेट सर्विस में। तो हम ये पढ़ते रहेंगे, आगे चलते हैं। पीएम कॉल्स फॉर ई मार्केटिंग ऑफ चन्ना पटना टॉयज। तो चन्ना पटना टॉयज ये कहाँ के हैं, बस यही पूछा जाएगा। ई मार्केटिंग का बोला है पीएम ने, प्रधानमंत्री मोदी ने ई मार्केटिंग करेंगे, तो चन्ना पटना टॉयज का बोला है। चन्ना पटना टॉयज कहाँ के हैं? तो याद रखिएगा एग्जैक्ट जो मैसूर है, और डिस्ट्रिक्ट कभी नहीं पूछते आपसे, जगह का नाम पूछेंगे तो कर्नाटक है, कर्नाटका है। तो ये अपना हो गया क्या कहते हैं, कहाँ के हैं ये? चन्ना पटना टॉयज। अब पटना, अब कोई समझेगा कि पटना का नाम आ गया भाई, चन्ना पटना, तो पटना मतलब बिहार, बिहार तो कर्नाटक से हैं, ये बिहार से नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। फुटबॉल इन द फ्लरी ट्रैकिंग द एल्यूसिव स्नो लेपर्ड इन हिमाचल। तो इसमें क्या है कि स्नो लेपर्ड जो है हिमाचल में पाया गया, उस पर कोई स्टडी की गई है, अपने काम का कुछ नहीं है। अपने काम का जो है, एक तो स्नो लेपर्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो अपने को याद रखना है, तो जो नाम है साइंटिफिक तो है पैंथेरा यूनिशिया। पैंथेरा यूनिशिया है इसका साइंटिफिक नेम, तो बस ये याद रखना है, पैंथेरिया यूनिशिया। और ये जो व्हाइट होते हैं, ब्लैक होते हैं और किसी और कलर के होते हैं, तो किस वजह से होते हैं लेपर्ड्स, इनका कलर किस वजह से होता है? तो उस केमिकल का नाम याद रखिएगा, मेलानिन। मेलानिन एक कंपाउंड होता है जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, इसकी एक मात्रा कम या ज्यादा होने की वजह से जो स्नो लेपर्ड होते हैं या टाइगर्स होते हैं वो व्हाइट और ब्लैक होते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए बताना जरूरी था मेलानिन। यहाँ कहीं मेलानिन का जिक्र नहीं है, लेकिन अपने काम के लिए यही पूछा जाएगा, मेलानिन, और कुछ नहीं पूछा जाएगा।
आगे चलते हैं। जो मेनली ये जो स्नो लेपर्ड है ये किस एरिया में पाया जाएगा, तो याद रखिएगा हिली एरियाज में, लाइक उत्तराखंड में पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले रीजन में पाए जाते हैं, या सिक्किम वाले रीजन में पाए जाते हैं। तो ये होता है मेन। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इंडिया बांग्लादेश एग्री टू स्पीड अप बॉर्डर फेंसिंग। तो इंडिया बांग्लादेश ने बोला कि हम बॉर्डर फेंसिंग करेंगे। तो ये पहले से भी हो रही थी, ऐसा नहीं है कि हम दो ही जगह हम मेनली बॉर्डर फेंसिंग का काम कर रहे हैं। एक तो हम इंडिया बांग्लादेश वाली बॉर्डर पे कर रहे हैं, एक इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे भी हमने बहुत ज्यादा फेंसिंग कर दी है। तो ये किस प्रोग्राम के तहत हो रहा है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट पूछा जाता है CBMP, ये प्रोग्राम का नाम है। उसमें ये पूछ लेते हैं ये किससे रिलेटेड है। इसके फुल फॉर्म है कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान। कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान ये इसलिए बनाया गया ताकि इलीगल जो क्रॉस बॉर्डर होती है उसको रोका जा सके। तो एग्जाम में ये ऑलरेडी एकदम पिछले साल पूछा जा चुका है कि किससे रिलेटेड है। हम ये कोऑर्डिनेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट के प्लान अभी किस बॉर्डर पे यूज कर रहे हैं। तो दो ही बॉर्डर का नाम याद रखेगा, एक तो पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। हमने इन दो बॉर्डर पे इसी प्रोग्राम के तहत फेंसिंग की हुई है। और अभी हमारी इंडिया चाइना पे इतनी कोई खास फेंसिंग है नहीं, बिकॉज ड्यू टू द टोपोग्राफिकल रीजन, टोपोग्राफी की वजह से हम अभी वहां नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो आपने सुना होगा ये जो अभी दोबारा डिसएंगेजमेंट हो रहा है लद्दाख वाले रीजन में, तो अब ये सलाह मशवरा करके ये बात हुई है कि हम अपने आदमियों को ना भेजेंगे, अब आदमी वहां नहीं जाएंगे, अब उसकी जगह जो है वो ड्रोन्स जाएंगे। ड्रोन से हम उस एरिया पे नजर रखेंगे। तो अभी दोनों तरफ के लोग इस बात के लिए राजी हो गए कि हाँ ड्रोन्स तो सही रहेगा। ड्रोन से आप पता कर सकते हैं कि मतलब कौन कहां पर है, कैसे है। अब जिससे क्या होगा, जो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। ट्रिप्स वेवियर फॉर वैक्सीन कीटोग्रिथ। तो ट्रिप्स ने वेव कर दिया है वैक्सीन को। ट्रिप्स क्या होता है, सबसे पहले यही मैं बता देता हूं। वेवियर मतलब छूट दे दिए, क्या जो भी ये जो वैक्सीन है आप एक दूसरे की कंट्री में भेज सकते हो, इसमें हम कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। तो ट्रिप्स क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रिप्स क्या होता है, WTO के एग्रीमेंट्स का पार्ट है। WTO क्या है, पहले तो मैं यही बता देता हूँ। WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन कब हुआ है, तो इसका गठन हुआ है 1995 में। पहले WTO है उसको हम गेट बोलते थे, आपने गेट पढ़े होंगे, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो इसके तहत तीन चीजों का गठन हुआ था, एक तो वर्ल्ड बैंक, एक IMF और एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन गेट को बाद में चेंज करके WTO कर दिया गया। गेट कब बनी थी, तो 1944 के लगभग बनी थी। तो गेट को WTO में क्यों चेंज किया गया, बिकॉज गेट के अंदर केवल गुड्स की बात होती थी, कभी सर्विसेज की बात होती नहीं थी। तो लोगों को महसूस हुआ कि हमें सर्विसेज की भी जरूरत है, इसलिए WTO का गठन इन 1995 में हुआ, जिसमें गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों आने लग गई। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि WTO का जो गठन है वो किस एग्रीमेंट या किस ट्रीटी के अगेंस्ट में हुआ है, तो मार्केश ट्रीटी जिसको बोलते हैं, मार्केश ट्रीटी याद रखिएगा। मार्केश ट्रीटी है जिसके थ्रू WTO का गठन हुआ है। तो WTO के बारे में इतनी जानकारी काफी है, कब बनी थी, किस ट्रीटी के अकॉर्डिंग बनी है। इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। एक तो सबसे पहले इन एग्रीमेंट का नाम आपको याद होना चाहिए, मेनली 4 है। एक तो गेट्स, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स। नाम से आपसे समझ में आ जाएगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये ट्रेड से रिलेटेड है, गुड्स मतलब जैसे हम बोलते हैं गुड्स, ये गुड्स से रिलेटेड है। गेट्स क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज, तो ये सर्विसेज से रिलेटेड है। ये 4 ही एग्रीमेंट हैं। ये ट्रिप्स जिसकी बात हो रही है तो ये IPR से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपने पढ़े होंगे। जैसे हमारा पेटेंट्स होता है, कॉपीराइट होता है, इन सबको हम बोलते हैं IPRs। तो ये IPR से रिलेटेड है। और ये ट्रिप्स क्या है, इन्वेस्टमेंट मेजर से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो वही यहां लिख रहा है ट्रिप्स किससे रिलेटेड है। ट्रिप्स मैंने आपको बता दिया, लिटरली वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब IPR। इसमें क्या क्या आता है, इसमें बहुत सारी चीज आती है, जैसे पेटेंट्स आते हैं, कॉपीराइट आता है, और बहुत सारे जो भी आते हैं वो सब ट्रिप्स के अंदर आते हैं। ट्रिप्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है, क्या कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होता है वो, और ट्रेड इन सर्विसेज तो आपको पता है, सर्विसेज में जो भी ट्रेड होता है वो इसके अंदर आता है। तो सरकार ने ये बोला है कि अभी ट्रिप्स ने आपको अपने देश में अगर कोई मतलब बाहर से सामान आपके देश में आ रहा है, या आप किसी दूसरे जगह मतलब कंट्री में सामान भेज रहे हो, तो आपको WTO की गाइडलाइंस है उनका पालन करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी क्या है कि अभी वैक्सीन बन रही है कि कोई किसी कंट्री में जा रही है, कोई किसी कंट्री में जा रही है, तो ट्रिप्स है उसने छूट दे दी है कि हाँ आप वैक्सीन को आप ऐसे भेज सकते हो, आप ले सकते हो। वैसे भी इंडिया को, क्योंकि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा जेनरिक प्रोड्यूसर है रिगार्डिंग मेडिसिन, तो इंडिया को पहले से भी WTO में छूट मिली हुई है, क्योंकि इंडिया क्या करता है कि जेनरिक मेडिसिन बना के गरीब कंट्रियों में बांटता रहता है, ताकि वहां पे हम जो वहां समस्या है उसको खत्म कर सकें। तो अभी दोबारा वेवियर मिल गया, तो आपके लिए वेवियर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए WTO इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ समझा दिया। हम अब आगे चलते हैं। देखिए WTO में पढ़ाने के लिए अभी इतना सारा है कि मैं पूरा 2 घंटे आपको समझाता रहूंगा, लेकिन आपके किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में समझाया। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट वेंडर्स में यूज ओनली चाइना पार्ट इनपुट फ्रॉम चाइना। तो अभी ये बोला गया है कि जितने भी गवर्नमेंट के वेंडर्स हैं, गवर्नमेंट के वेंडर्स क्या होते हैं, जो भी ठेकेदार हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो भी मतलब सामान मंगाते हैं या
ऑर्डर करते हैं तो उनसे ये बोला गया कि आप चाइना से सामान मंगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिनिश्ड प्रोडक्ट मत बनाइए। आपको कुछ इनपुट की जरूरत है, जैसे मोबाइल मंगाना आपको बनाना है इंडिया में, तो कुछ चिप मंगा लीजिए या कुछ एयरफोन मंगा लीजिए, पूरा चीज मत मंगाइए चाइना से, फिनिश्ड गुड मत मंगाइए, लेकिन आप कुछ पार्ट्स मंगा लीजिए। तो ये ऐसा बोला गया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और किसी काम का नहीं। आगे चलते हैं। इसरो पुट्स, ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसरो पुट्स ब्राजीलियन एमेजोनिया 1 18 अदर सैटेलाइट्स इनटू ऑर्बिट। तो आपको याद होना चाहिए एमेजोनिया 1 क्या है। तो एमेजोनिया ब्राजील की पहली सैटेलाइट है, याद रखिएगा, ब्राजील की ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। प्लीज रिमेंबर, एमेजोनिया 1 क्या है, तो ब्राजील की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो अभी लॉन्च की गई है बाय इसरो। इसरो ने क्या करा है कि एक तो ब्राजील की सैटेलाइट प्लस 13 सैटेलाइट जो है यूएस की, सबको मिला के अभी अपने जहाज में ऊपर भेज दिया है। तो जहाज का नाम क्या है, तो याद रखेंगे PSLV C51। अब C51 से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 51 फ्लाइट होगी, नहीं, C51 ये वाली जो फ्लाइट है 53 फ्लाइट है, याद रखिएगा 53rd फ्लाइट है PSLV C51, जिसके थ्रू हमने ऊपर भेजा है। आज ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार हमारा जो एक कमर्शियल आर्म है इसरो ने क्या करा है पिछले साल, प्राइवेट मतलब और कंपनियों को, जो प्राइवेट कंपनी है उनको अपने साथ जोड़ने के लिए एक नया कमर्शियल आर्म बनाया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो इसके तहत ये पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन ऑफ द एजेंसी कमर्शियल आर्म। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है, तो ये कमर्शियल आर्मी है इसरो का, ऐसा नहीं है कोई अलग से प्राइवेट कंपनी है, नहीं, ये आर्म है, मतलब एक और संस्था है इसरो की, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की संस्था है, जिसके तहत ये PSLV C51 को आकाश में छोड़ा गया है। ये 53rd फ्लाइट है। और ये कहां से छोड़ा गया है, तो वही अपनी एक ही जगह है जहां से छोड़ा जाता है, श्रीहरिकोटा सतीश धवन सैटेलाइट चेन्नई से, वहीं से ऊपर श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाता है। वही लिख रहा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा। तो ये एक जगह भी आपको याद रखनी है, कहां से छोटा मतलब ऊपर भेजा गया है। और इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। यूएस की 13 सैटेलाइट हैं, उनका इतना नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल एक ही का नाम इंपॉर्टेंट है, जो है ब्राजील की सैटेलाइट, जिसको भेजा गया है एमेजोनिया 1। इसका नाम आपको याद रखना है। PSLV C51 है, इसके अंदर 2 सॉलिड स्ट्रैप बूस्टर का यूज हुआ है। प्लीज रिमेंबर, PSLV C51 में सॉलिड स्ट्रैप बूस्टर का यूज हुआ है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये जो एमेजोनिया 1 है, अगर ये पूछ लेता है इसकी लाइफ कितनी है, तो 4 साल की लाइफ है, 4 इयर्स की लाइफ है, जो ब्राजील का ये गया एमेजोनिया 1। बस, इससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। हम आगे चलते हैं। वैक्सीन फॉर पीपल एजेड 60 एंड अबव फ्रॉम टुडे, तो 60 साल से ऊपर और 45 साल और ऐसे लोग जिनको कोई समस्या है, जिनको कोई डिजीज है, मैं बहुत रोज समझा रहा हूं, उनको टीकाकरण शुरू हो गया। प्राइवेट अस्पताल में भी आप कोविड का टीका लगवा सकते हैं, 250 रुपए पर डोज। और क्या कहते हैं, जो मोदी जी हैं, उनको भी आज टीका लग गया, उन्होंने एम्स में टीका लगाया। तो देखते हैं क्या होता है, आगे चलते हैं। नेशनल साइंस डे ये कब मनाया जाता है, डायरेक्ट सवाल याद होता है, 28 फरवरी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है, तो रमन साहब, CV रमन साहब हैं, उनकी याद में मनाया जाता है। रमन साहब को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है फिजिक्स में, याद रखिएगा, फिजिक्स में रमन साहब को नोबेल प्राइज मिला था। इनका क्या योगदान था, तो रमन इफेक्ट के लिए इन्हें मिला था। रमन इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई भी लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाती है, तो वो कुछ मतलब कुछ बट जाती है। जैसे मान के चलिए हमारा प्रिज्म है, यहां से हमारी लाइट जाती है, तो 7 स्पेक्ट्रम या स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर, याद रखेंगे विबग्योर, जिसमें रेड होता है नीचे, वायलेट होता है सबसे ऊपर, तो ये हमारा होता है विबग्योर। तो ये इन्होंने रमन इफेक्ट में बताया था, अगर कोई भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाती है तो स्कैटर हो जाती है इन द नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। तो यही था हमारा रमन इफेक्ट। अगर पूछते हैं रमन इफेक्ट किससे रिलेटेड है, तो ये बस सिंपल याद रखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है। इनको नोबेल प्राइज मिला रमन साहब को, इन्हीं की याद में हम 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे का मनाते हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। पीएम कॉल्स फॉर वाटर कंजर्वेशन ड्राइव। अभी पीएम की मन की बात हुई थी, तो उसमें उन्होंने एक बस लॉन्च करने की बात करी है, 100 डे कैच द रेन कैंपेन। तो याद रखेंगे 100 डे कैच द रेन कैंपेन किसका है, जल शक्ति मिनिस्ट्री का। बस हमें मतलब पानी को बचाना है, जब भी बारिश होगी तो हमें उसे पानी को मतलब संरक्षण करना है, जो भी बारिश होगी उसको रोक के रखना है, ऐसा हमें वाटर रिसाइकिल को दोबारा से चला के रखना है। बस आपको जो इंपॉर्टेंट है, मन की बात नॉट दैट इंपॉर्टेंट, 100 डे कैच द रेन किससे रिलेटेड है, तो जल शक्ति मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। जल शक्ति मिनिस्ट्री अभी नहीं थी, अभी 2-3 साल पहले ही बनी गई है, इससे पहले कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं होती थी। आगे चलते हैं। सो आज की न्यूज, कल की न्यूज सब कवर हो गई। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मेरे को फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, शिवम_त्यागी_ST, और ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा।
हमारे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं बहुत सारे हिंदी इंग्लिश में। अब किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी, जाके हमारा एक ऐप डाउनलोड करिए, बहुत एंड्रॉयड और iOS में अवेलेबल है। तो जो भी चाहे बच्चा किसी में एनरोल होना चाहता है, देखना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो सीधे आप अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको डिटेल्ड जानकारी मिलेगी। और फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पे स्टडी फंडा को, एंड ऑल्सो ऑन टेलीग्राम। तो ये आज का सेशन यही था। आपसे एक सवाल आज मैं पूछना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो एक हमारा एक अमेंडमेंट हुआ था, आपको मैं बताऊंगा, 42nd अमेंडमेंट हुआ था, जिसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट को। तो इसमें यह बोला गया था कि हम 5 चीजें स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में रखना चाहते हैं। तो वो 5 चीजों का नाम बताएंगे। 42 अमेंडमेंट के तहत हुआ था। आपको पता है ना, हमारे 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट रखी गई है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है। क्या क्या नाम है? एक तो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जो 42 अमेंडमेंट हुआ था, इसमें यह हुआ था कि 5 चीजें स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दी गई थी। तो उन 5 चीजों का आज नाम बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आज इन मेनी एग्जाम्स। जो भी बच्चों को नहीं आता डरे नहीं, मैं कल बताऊंगा। जिनको आता है कमेंट सेक्शन में लिखें। जितने लोग देख रहे हैं वो प्लीज लाइक करिए, तभी हमें उससे मोटिवेशन मिलती है। जो नए लोग हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको टाइम से सब कुछ वीडियो मिल सके। सो टेक केयर, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाय बाय।